नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और बड़ी खबर रायपुर से। रिमांड पर गए कालीचरण। कोर्ट ने कालीचरण को 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। 1 जनवरी तक कालीचरण को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। खजुराहो से गिरफ्तार करके पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। और ये तस्वीर आप देखिए कि 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया है कालीचरण को। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, जब बात हुई थी वकीलों ने भी ये कहा कि पुराने मामले भी देखिए, आप उनका हवाला दिया था। वकीलों ने कहा कि आप जमानत हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल देखिए, बहुत सारे तर्क दिए थे कालीचरण के जो वकील पक्ष है उसने कि पहली बात तो गिरफ्तारी पर सवाल उठाया था कि अगर दूसरे राज्य से गिरफ्तारी है तो ट्रांजिट इस पर रिमांड होता है, जो मजिस्ट्रेट होता है स्थानीय, उसे सूचना देनी होती है और उसके बाद ही जो है पुलिस दूसरे राज्य की गिरफ्तार कर पाती है और 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना रहता है, तभी ये प्रक्रिया होती है। लेकिन ये सारे तर्क दिए गए। इसके बाद ये भी बोला गया कि जब 6 घंटे तक सारा कुछ जब बयानबाजी हो चुकी थी, 6 घंटे बाद क्यों FIR की गई, उसके पहले क्यों नहीं की गई। इसके अलावा बहुत सारे तर्क जो है इन्होंने दिया। कालीचरण के जो वकील का पैनल है, उन्होंने पूरा का पूरा पैनल खड़ा कर रखा था। उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का वियोजन के तर्क जो है भारी पड़े। और एक आपको महत्वपूर्ण बता दें कि जिस दिन धर्म संसद हुई थी, कालीचरण ने जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद जब उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उन्होंने कहा कि उन्हें मृत्युदंड, लेकिन अपने बयान पर उन्हें कोई भी जो खेद नहीं है, ये उन्होंने कहा था। ये सारी जो चीजें हैं उनके खिलाफ में गई। आज सैकड़ों की संख्या में समर्थक कालीचरण के यहाँ मौजूद थे, नारेबाजी होती रही। इस पर लोक अभियोजन ने यह भी कहा कि कोर्ट के ऊपर और जो लोक अभियोजन है उसके ऊपर कहीं न कहीं दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि फैसला जो है कालीचरण के पक्ष में दबाव बनाया जा रहा था। तो ये भी बातें जो है कालीचरण के कहीं न कहीं विरोध में गई और लगभग 1.5 घंटे तक मुझे आपको बता दें इस पर बहस होती रही। और आपको बता दें कि जो बचाव पक्ष जो वकील है कालीचरण के अधिवक्ता, उन्होंने कालीचरण की जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उस पर जो कहा गया कि अग्रिम तिथि जो होगी उस पर वो जमानत याचिका के लिए जो अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि 2 दिन के लिए इस पर जो लोक अभियोजन ने पुलिस की तरफ से रिमांड मांगी थी। इस पर कोर्ट ने ये जरूर पूछा कि जब सारे वीडियो वायरल है, सोशल मीडिया में वायरल है, अनकट वीडियो वायरल है, रिकॉर्डिंग धर्म संसद की, तब भी पुलिस को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो पुलिस रिमांड पुलिस चाह रही है। ये सारे सवाल हालांकि जजेस से पूछे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है लोक अभियोजन की जो है मांग को स्वीकार करते हुए इन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पे रखा गया है। और चूंकि देखिए इस पे दूसरा लीगल एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि कोर्ट में जो अलग से, क्योंकि धार्मिक इनकी इमेज है और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा इनका बहुत ज्यादा है, उसको लेकर जेल कहीं न कहीं भेजना पुलिस से सही समझ नहीं। उसको कालीचरण महाराज हैं, उनका कोई एटीट्यूड आपको लगा हो, किसी तरह का डर, भय, कोई संशय? क्योंकि चेहरे पर जिस तरह की हम खुशी देख रहे हैं, संशय की स्थिति नहीं है ना। उन्हें ये डर है कि अब वो जेल जाएंगे या कुछ होगा। वो हर तनाव से मुक्त दिख रहे हैं इसमें। देखिए, कालीचरण ने जब दूसरे बार बयान दिया था कि उन्हें मृत्युदंड मौजूद है, उसके बाद से उनका कोई तीसरा बयान तो आया नहीं था। और आईबीसी 24 सबसे पहला हम बता दें कि मीडिया उसका जो कालीचरण के पास पहुंचा था कोर्ट से निकलते ही, हमने जब उनसे 3 बार पूछा इसके बाद कि आप उस पूरे मामले में क्या कहेंगे, तो उन्होंने जय काली ओम काली का ही बस 2 से 3 बार उन्होंने जय काली और ओम काली कहा। नीचे भी हमने उनसे लगातार यही सवाल किया, गाड़ी से चलते हुए तब भी वो ओम काली जय काली बोलते रहे, लेकिन पूरे समय उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। लेकिन ये कालीचरण नहीं जानते हैं क्या ये न्याय का डर है या उन्हें अपनी बातों पर अफसोस नहीं है, क्योंकि चेहरे पर अफसोस तो नहीं दिख रहा था। लेकिन एक बात कहीं न कहीं जो उनके वकीलों ने उन्हें शायद कही हो कि उनका अपेक्षी बयान जो है वो उनके खिलाफ जा सकता है, इसलिए शायद उन्होंने मीडिया के सामने कुछ संदीप 2 दिन की रिमांड है। इसके बाद आगे क्या कानूनी पेच रहेंगे, क्या कार्रवाई आगे बढ़ सकती है? देखिए, 1 जनवरी तक जो है ये पुलिस रिमांड में रहेंगे। और इनकी जो वकील है मेहर जेठानी जी, हमसे हमारी उससे बात हुई है सीधी, उन्होंने कहा कि अब 2 जनवरी को ये जो है जमानत याचिका के लिए कोर्ट में अप्लाई करेंगे, CGM कोर्ट में। और आपको बता दें कि अभी शीतकालीन अवकाश चल रहा है, अगर CGM आते हैं तो उस दिन अप्लाई तो हो जाएगा, वरना फिर से अप्लाई करेंगे जमानत के लिए। तो
कुल मिला के ये कहा जाए कि 1 जनवरी की रात जो है ये उन्हें काटनी पड़ेगी पुलिस रिमांड में। 2 जनवरी को ही इनको लेकर जो जमानत को लेकर फैसला होगा कि इन्हें जमानत मिलती है कि नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम बातचीत के लिए। कालीचरण जी क्या कहेंगे? ओम काली, क्या कहेंगे पूरे मामले में? ओम काली। देखिए आप ये कालीचरण चलिए दूसरी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए और अहम सुझाव के साथ कई मांग उन्होंने रखी और कहा कि नक्सल समस्या के तहत सुरक्षा बलों पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसे लौटाने के लिए विशिष्ट प्रावधान किया जाए। साथ ही मनरेगा, जीएसटी समेत कई मुद्दे उन्होंने उठाए। मैंने सुझाव दिया कि पूरे देश के किसानों के जो उपज है उसे एमएसपी में खरीदने की व्यवस्था हो। दूसरी बात है, जो मनरेगा में मजदूरों को जो दर मिलता है और श्रम आयुक्त के जो दर है उसमें भारी अंतर है, और उससे श्रम आयुक्त की जो दर है उस दर पे मजदूरी भुगतान किया जाए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैंने मांग की है कि 18-19, 19-20 और 20-21 में जो केंद्रीय कर से लगभग 13,089 करोड़ रुपया हमको कम मिला है उसे दे दिया जाए। दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 294 रुपया प्रति टन कोयले में पेनाल्टी की गई थी, जिसका भारत सरकार के पास 4,140 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास जमा है, जो राज्य का हिस्सा है उसे दे दिया जाए। चारों तरफ से 7 राज्यों से घिरा हुआ राज्य, तो इसलिए इंटरनेशनल कार्गो रायपुर में खोला जाए। उत्पादक राज्यों को जो जीएसटी कंपनसेशन दिया जाता है उसे बढ़ा दिया जाए, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, स्थायी व्यवस्था की जाए जिससे इसका नुकसान जो हो रहा है वो ना हो। और इस मामले में सभी जो उत्पादक राज्य हैं मेरी बात से सहमत हैं, और मैं समझता हूं कि भारत सरकार इसमें कुछ निर्णय लेगी। नगरीय निकाय चुनाव में करारी शिकस्त के बावजूद भी बीजेपी चारों नगर निगम बीरगांव, भिलाई, चरौदा, रिसाली और भिलाई में महापौर के लिए दावेदारी करेगी और इसके लिए बीजेपी के इन चारों नगर निगम के चुनाव संचालक स्थानीय नेताओं और पार्षदों के साथ लगातार बैठक चल रही है। हालांकि बैठक में बीजेपी ने महापौर के लिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि वो आसानी से कांग्रेस को धन बल के जोर पर महापौर बनाने नहीं देंगे। तो वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के सारे दावे और प्रयास असफल साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी हर जगह पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेगी, लड़वाएगी, क्योंकि लोगों में बहुत असंतोष है। कांग्रेस के लोग दबाव डालकर और अपने प्रत्याशी तय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इनके पास और क्या रास्ता है, केवल बयानबाजी है, खोखला बयानबाजी है। लोग सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं, काम कराना चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास कराना चाहते हैं। क्या इनके साथ जुड़ने से क्या मिलेगा उनको? सीएम भूपेश बघेल दिल्ली और यूपी दौरे से लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। सीएम ने दौरे को लेकर कहा कि वो यूपी में चुनाव को लेकर बैठक में शामिल हुए। वहीं दिल्ली में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्तीय मामलों को लेकर बैठक में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के वित्तीय मामलों को लेकर कुछ सुझाव दिए और अपनी बात और मांग रखी। उन्होंने कहा कि उसना चावल के कूटों को लेकर मांग की गई थी, वहीं एथेनॉल बनाने के लिए भी इजाजत देने को कहा है। चावल के मामले में भी मैंने कहा कि 61 लाख मीट्रिक टन की अनुमति मिली, लेकिन जब से एफसीआई में चावल ले रहे हैं तब से हमारे छत्तीसगढ़ में उसना चावल जमा किया जाता रहा। ये पहले वर्ष है जिसमें उसना चावल लेने से मना किया गया है। और वित्त मंत्री जी से मैंने मांग की है कि 23 लाख मीट्रिक टन चावल, उसना चावल जमा करने की भी हमको अनुमति दी जाए। इथेनॉल के लिए भी हमारे पास सरप्लस पेडी है और उसका इथेनॉल बनाने की अनुमति, जैसे 2025 तक की 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा सकता है, तो उसकी भी पूर्ति हो जाए। और इसके लिए पिछले 2.5 साल से हम मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही। हमें उसे कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल अनुमति दे दे और ध्यान से हम इथेनॉल बना सकें। इससे
राज्य को भी लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दुर्ग दौरे पर अंडा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने धान खरीदी केंद्र पहुंचकर बारिश में हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 900 करोड़ के धान का नुकसान हुआ है। रमन सिंह ने कहा कि अब तक कैंप कवर की व्यवस्था भी नहीं हुई। उन्होंने तत्काल सर्वे कर मुआवजा वितरण करने की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि दिसंबर में बारिश होती है, यह शासन की विफलता है कि वो पूर्वानुमान नहीं लगा सकती। 2 दिन की लगातार बारिश के बाद सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही पूरे छत्तीसगढ़ में 900 करोड़ से ऊपर के धान के नुकसान हुआ है। तो ये अपने आप में पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों का भी नेशनल लॉस भी हुआ है और सबसे बड़ी अव्यवस्था रही। खैरागढ़ में स्वर्गीय देवव्रत सिंह के उदयपुर स्थित महल का ताला खुले जाने के मामले में पारिवारिक विवाद के चलते दिन भर गहमा गहमी की स्थिति रही। स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पूर्व पत्नी पद्मा सिंह, बेटी शताक्षी सिंह, पुत्र आर्यव्रत सिंह और वर्तमान पत्नी विभा सिंह की मौजूदगी में महल का ताला खुला जाना था। देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह के उदयपुर पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दोनों पक्षों में तालमेल नहीं बनने से लगभग 4 घंटे बाद शाम 5 बजे महल का ताला खुला गया। देवव्रत सिंह के पुत्र राजा आर्यव्रत सिंह और राजकुमारी शताक्षी ने विभा सिंह पर देवव्रत सिंह को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और इसी प्रताड़ना के चलते उनकी मौत होना बताया था, जिसके बाद विभा सिंह ने दोनों बच्चों के लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया था और देवव्रत सिंह की मौत की जांच की मांग की थी। राज परिवार के द्वारा स्वर्गीय देवव्रत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उदयपुर स्थित राजमहल में ताला लगा दिया गया था, जिसे आज राज परिवार के सभी सदस्यों के समक्ष खोला गया। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने उदयपुर महल का गेट तोड़ दिया, जिसके बाद महल में प्रवेश कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने रोक दिया। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। खैरागढ़ रियासत में संपत्ति विवाद का मामला, ग्रामीणों ने गाड़ियों और पुलिस पर पथराव किया है। पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज भी किया है। तो आज खैरागढ़ में उदयपुर महल का ताला खोला गया था। देवव्रत की पहली और दूसरी पत्नी की मौजूदगी में ताला खोला गया था। हालांकि विवाद की स्थिति रही, 4 घंटे बाद ताला खोला गया, लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच जुमा झटकी हुई है। कहीं ये तस्वीरें देखिए आपकी, जहां पत्थरबाजी हुई है, पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए हैं। आलोक शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, अपडेट। यहाँ पे काफी तनाव की स्थिति है। गांव वाले पूरे उदयपुर पैलेस को घेर कर रखे हुए थे। तो ये जो घटना है दोपहर 2 बजे से ही चल रही थी। आप हमारे दर्शक इसको लाइव भी देख रहे थे। अभी जिस तरीके से वहां पे तनाव की स्थिति लगातार चल रही थी और विभा सिंह को निकालने की कोशिश की गई। इसी दौरान ये यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति ये हो गई कि वहाँ पे जो लोग थे, गांव वाले थे, वो भड़क गए और 2-4 गाड़ियों में उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी और यहाँ पे सिचुएशन काफी तनावपूर्ण है। जी आलोक, क्या कारण रहा? आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्या पुलिस भांप नहीं पाई? जी, वहाँ पे पुलिस की संख्या मेरे दृष्टिकोण से वहाँ पुलिस की संख्या काफी कम थी और जिस तरीके से वहाँ पे ग्रामीणों की संख्या लगातार बढ़ रही थी तो और वहाँ पे जो स्थिति थी उसको हैंडल ठीक तरीके से नहीं किया गया। यही वजह है कि ताला खोलने के लिए ही सबसे पहले 2-3 घंटे लग गए, उसके बाद ताला खोला गया, उसके बाद ताला लगाने में घंटों लग गए। इस दौरान वहाँ पे ग्रामीणों की संख्या बढ़ती गई और स्थिति ये है कि वहाँ पे तनाव की स्थिति हो गई। पहले दरवाजा तोड़ा गया, फिर वहाँ पे अंडे और उस टाइप की चीजें फेंकी गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन का आकलन करने में थोड़ा सा गलती हो गई। जी, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। बलरामपुर जिले के धनी वन परिक्षेत्र के चुरा गांव में हाथियों के हमले में मृत पंडो जनजाति के युवक के परिजनों से मिलने के लिए क्षेत्रीय विधायक बृहस्पत सिंह पहुंचे। मृतक के परिजनों को विधायक ने 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। क्षेत्र में घूम रहे 12 से 13 हाथियों के समूह ने देवशरण पंडो के हाथियों ने पटक कर हत्या कर दी, मार डाला। मृतक के 7 बच्चे हैं। विधायक ने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की सहायता करने की बात कही, साथ ही शासन से मिलने वाली मुआवजा राशि भी जल्द वितरित करने का निर्देश दिया है।
उसको गले में सूंड से लपेट के उसको बहुत दूर तक ले गया, पटक दिया और जिसके कारण उसकी मौत हो गई। 6 लाख रुपए सरकार देती है, जिसमें वन विभाग ने 25,000 रुपये अभी अंतिम संस्कार के लिए दिया है और 10,000 रुपये मैं विधायक होने के नाते मैं भी अपने ओर से उनको दिया है अंतिम संस्कार के लिए। बलरामपुर जिले के उत्तर प्रदेश सीमा के धनवार चेक पोस्ट पर गाड़ियों में ओवरलोडेड रेत के परिवहन के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। स्थानीय प्रशासन की जानकारी में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण ठंड में रत जगह कर रहे हैं। आपको बता दें कि धनवार चेक पोस्ट से सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर जिले से संचालित रेत खदानों से रेत का परिवहन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकतर वाहन ओवरलोडेड हैं, जिससे लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें 2 मुद्दा है। एक तो रेत का जो अवैध खनन चल रहा है इस जिले में, वो पहला मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पे जो ओवरलोड बार बार हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हम सभी जनप्रतिनिधि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं कई बार ये मामले को उठाए हैं, लेकिन इसके बाद भी जिला प्रशासन उसमें कहीं पे भी सख्ती बरतने का काम नहीं कर रही है। मांगे ये है कि जो ओवरलोडिंग जो गाड़ियां यहाँ से पार हो रही हैं उन पे कार्रवाई किया जाए। इसी को लेके विगत 15 दिनों में पुलिस प्रशासन और आरटीओ की टीम के द्वारा 2 बार रोड पे आरटीओ के द्वारा कार्रवाई किया गया है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि भविष्य में भी निरंतर ऐसी कार्रवाइयां होती रहें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।